So, hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is revision batch. आज के लेक्चर हम पढ़ेंगे पहले अर्थ के इंटीरियर के बारे में जिसमें हम क्रस्ट मैंटल कोर डिफरेंट लेयर्स अर्थक्वेक के बारे में डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स उनके बारे में जानेंगे प्लस इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में भी आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर जो रॉक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फर्स्ट विद दी अर्थ का इंटीरियर। तो जो हमारी अर्थ है वो डिफरेंट लेयर से बनी हुई है। अभी हम कैसे बोल लेते हैं कि भाई डिफरेंट लेयर से बनी हुई है, बिकॉज हम ये देखते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज होता रहता है। अब हमें ये कैसे पता चला कि कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है, क्योंकि जो अर्थ है उसकी रेडियस तो रफली 6300 किलोमीटर्स है। कल हम लोगों ने देखा था कि जो इक्वेटोरियल रेडियस है वो पोलर रेडियस से ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्थ हमारी बल्ज्ड है सेंटर पे ड्यू टू इट्स जियोइड शेप, जिसको कि हम लोग ऑब्लेट स्फीरॉइड शेप भी बोलते हैं। तो रफली 6300 किलोमीटर अगर हम कंसिडर करें तो फिर भी जो अभी तक ह्यूमंस डग कर पाए हैं वो मैक्सिमम आई थिंक 12.5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा अभी तक हम लोग नहीं डिग कर पाए हैं। तो फिर हमें कैसे पता चला कि डिफरेंट लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने डिफरेंट तरह के मेथड्स एम्प्लॉय किए जिससे कि हमें पता चला कि भाई अर्थ के इंटीरियर में कैसा क्या है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो है, सभी को पता होगा कि ज्वालामुखी यानी वोल्केनो क्या होता है। तो वोल्केनो होता है जहाँ से अंदर से कुछ गीला गीला निकलता है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे गीला गीला क्या निकलता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। तो वो जो गीला गीला निकलता है उससे हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या भरा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो वो निकल रहा है वो अंदर से अर्थ के इंटीरियर से निकल रहा है, इसलिए वो एक डायरेक्ट सोर्स होगा। वहीं अगर बात करें जैसे मेट्योराइट है ना, उल्का पिंड, तो उल्का पिंड हमने कल के लेक्चर में कल के नहीं थिंक परसों के लेक्चर में देखा था। सेलेस्टियल बॉडी होती है और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो बर्न हो जाते हैं। हमारी एक लेयर होती है मेसोस्फेयर मध्यमंडल वहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारी अर्थ के अंदर से तो निकल नहीं रहा है तो एक इनडायरेक्ट सोर्स हुआ। ऐसे अर्थ को एक वेव्स का भी हम यूज़ करते हैं ये जानने के लिए कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है, तो वो इनडायरेक्ट सोर्स हुआ। अगेन टेम्परेचर भी आपका एक इनडायरेक्ट सोर्स हुआ। तो डायरेक्ट कौन सा हुआ, वोल्केनोस एंड रॉक्स, जो अंदर से निकलता है तो वो डायरेक्ट सोर्स हुआ। इसलिए अब हम देखते हैं कि अर्थ की कौन कौन सी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। तो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखिएगा कि अर्थ में टोटल 3 लेयर होती है मोटा मोटी। कौन कौन सी लेयर होती हैं तो देखो, हम यहाँ पे मैं परमानेंट मार्कर से ड्रॉ करता हूँ। तो ये हमारी अर्थ की हमने क्या निकाल ली, एक स्लाइस निकाल ली। जैसे कि नहीं, हम एक वाटरमेलन की स्लाइस निकाल लेते हैं टेस्ट करने के लिए। तो ये है आपकी सबसे ऊपर मोस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट। बीच में जो होती है उसको बोलते हैं मैंटल, और जो अंदर होती है उसको हम बोलते हैं कोर। तो मोटा मोटी हमारी 3 लेयर्स निकल के आ गई। एक चीज़ को आप नोटिस करो कि ये मैंने बहुत मोटा ड्रॉ किया है, एंड एक्चुअल में ये आपका 1% होता है पूरे अर्थ के वॉल्यूम का, ये 84% होता है, एंड रिमेनिंग जो होता है वो 15% ऑफ अर्थ का वॉल्यूम होता है हमारा कोर, ठीक है। तो क्रस्ट के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो जो क्रस्ट होती है ये सियाल की बनी होती है। सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्यूमिनियम। थिकनेस इसकी 5 से लेकर 70 किलोमीटर तक वैरी करती है। वो डिपेंड करती है कि हम कहाँ की क्रस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जो 2 तरह की हमारी क्रस्ट होती हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल और दूसरी ओशनिक क्रस्ट। इसको बोलते हैं भूपर्पटी हिंदी में। तो ये स्थलीय भूपर्पटी और महासागरीय भूपर्पटी। तो अब यहाँ पे अगर क्रस्ट यानी कि जो अपर हमारी सबसे लेयर है वो लैंड पार्ट की अगर हम बात करें तो उसको कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे पानी भरा हुआ है वहाँ होगी तो वहाँ पे भी क्रस्ट उसकी अपर लेयर। तो वो जहाँ पे पानी भरा हुआ है वो पार्ट ऑफ क्रस्ट को हम बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। अब इसके बीच, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो ग्रेनेटिक रॉक का बना हुआ है, ऐसे जीसी करके याद कर सकते हो, और जो ओशनिक क्रस्ट है वो बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो थिक है, मोटा है एज़ कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। अब इसको भी रिलेट करना बड़ा आसान है। आप खुद ही सोचो कि यहाँ पे ये जैसे मान लो है, तो यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे जैसे मान लो पानी भरा है, तो ऐसे समझ लो कि ज़मीन का जो जगह है वो पानी ने ले रखा है। तो इसलिए महासागरीय जो भूपर्पटी ओशनिक क्रस्ट वो पतली हो जाएगी, क्योंकि क्रस्ट जहाँ होनी चाहिए तो वहाँ पानी भरा हुआ है। जैसे कि हिमालयाज़ की अगर मैं बात करूँ तो हिमालयाज़ में सबसे थिक क्रस्ट आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो ये थिक होती है और ये थिन होती है ओशनिक क्रस्ट। इसकी थिकनेस रफली 30 से लेकर 50-60 किलोमीटर तक होती है, फिर 30 से लेकर 70, और ओशनिक की 5 किलोमीटर से लेकर रफली 30 किलोमीटर तक। ये थिक होने के साथ साथ डेंसर भी होती है, भारी भी होती है, और ये लाइट होती है। तभी
जब दोनों ये इनका आपस में अगर कभी मिलन हो जाता है कॉन्टिनेंटल और ओशनिक का, तो जो ओशनिक वाली है वो सबसाइड कर जाती है, नीचे धंस जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी से एक चीज़ मुझे याद आ रही है, एंड दैट इज़ जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी, दैट वॉज कि आपको बताना है कि लीस्ट डेंस प्लानट हमारे सोलर सिस्टम का एंड मोस्ट डेंस प्लानट हमारे सोलर सिस्टम का कौन से हैं। अभी आते हैं हमारी अगली लेयर पे, एंड दैट इज़ मैंटल। ये सीमा की बनी होती है, सी स्टैंड्स फॉर सिलिका और मा स्टैंड्स फॉर मैग्नीशियम। थिकनेस इसकी रफली 2900 किलोमीटर तक जाती है, एंड टॉप लेयर इसकी एकदम सॉलिड होती है। इसको हम डिवाइड करते हैं अपर मैंटल और लोअर मैंटल, और एस्थेनोस्फीयर होता है सेमी मोल्टन फॉर्म में। अब समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस मैंटल को डिवाइड कर दिया, अपर मैंटल इसको बोला और इसको लोअर मैंटल बोला है। इसके बाद इन्होंने ये बोला है कि इसको मैं ग्रीन से ड्रॉ करता हूँ। जो मैंटल है, एक सेकेंड रुकना, मैं डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूँ। जो मैंटल का अपर मैंटल का जो एकदम अपर पार्ट है, ये जो मैं ग्रीन से ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एकदम सॉलिड है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये एकदम सॉलिड है। इसके जो नीचे का लेयर है, इसको भी मैं रेड से ड्रॉ कर देता हूँ। इसका जो नीचे का लेयर है ये सेमी मोल्टन फॉर्म में है। सेमी मोल्टन है। सेमी मोल्टन का मतलब है कि एकदम गीला गीला भी नहीं है और एकदम सूखा भी नहीं है, मतलब सॉलिड भी नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, प्योर, यानी सेमी मोल्टन है। तो ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज़ ये पूरा क्रस्ट प्लस जो ग्रीन वाला पार्ट है, दैट इज़ अपर पार्ट ऑफ अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल। इसको बोलते हैं लिथोस्फियर, स्थल मंडल बोलते हैं, लिखा हुआ है सब कुछ। और ये जो लाल लाल देख पा रहे हैं ये एस्थेनोस्फियर है। ठीक है, समझ लीजिए तो वो पढ़ने में आसानी होगी वहाँ पे। तो ये जो लिथोस्फियर है, लिथोस्फियर का मतलब होता है क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल। आप समझ गए होंगे, लिखा तो है ये इस एस्थेनोस्फियर के ऊपर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। इसी लिथोस्फियर को हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? यही लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, क्रस्ट प्लस अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल। इतनी चीज़ क्लियर सभी को? कोर क्या होती है? बट कोर ठीक है, यहाँ पे आप देख लो इस चीज़ को, क्रस्ट है और ये एस्थेनोस्फियर है, इनको दोनों को मिला के लिथोस्फियर नहीं बोलते हैं। लिथोस्फियर सिर्फ क्रस्ट और सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल, उसके नीचे है एस्थेनोस्फियर। और ये जो एस्थेनोस्फियर है यही है लावा का सोर्स। जो भी गीला गीला निकल रहा था, अभी हमने देखा था शुरू में, वो गीला गीला यही है, वो एस्थेनोस्फियर यही है। यही जो मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, वो यही चीज़ है वो। ठीक है, अभी आते हैं हमारी जो इनर मोस्ट लेयर है, दैट इज़ कोर। सबसे अंदर जो होती है ये बनी होती है नीफे की, क्रस्ट बनी है सियाल की, मैंटल बनी है सीमा की, और ये बनी है नीफे या फिर फेनी की। निकल और आयरन, दो इसका डिवीजन होता है, दैट इज़ इसको भी हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे? इसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं, ऐसे। आउटर कोर ऊपर वाले को और अंदर वाले को इनर कोर बोल देते हैं। आउटर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है, सॉरी, इनर कोर जो होता है वो सॉलिड होता है और आउटर कोर लिक्विड होता है। याद कैसे रखेंगे कि ये भाई आउटर है, ये इनर है। अब क्योंकि ये इनर है तो इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। एक्चुअल रीज़न भी यही है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर लगने की वजह से ये सॉलिड हो जाता है ना। जैसे कोई चीज़ आप एकदम दबा के रखो नीचे तो एकदम सॉलिड हो जाएगी। जैसे कि तुम, अब क्या, चलो छोड़ो एग्जांपल, ठीक है। तो आउटर कोर जो है लिक्विड होता है और जो इनर कोर होता है सॉलिड। ये जो लिक्विड फॉर्म होता है आउटर कोर का, इसी वजह से ही अर्थ की हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि वो हार्मफुल सोलर फ्लेयर्स को रिफ्लेक्ट करने में पॉसिबल होता है। ठीक है, वो आउटर कोर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिसकॉन्टिन्यूटीज़। डिसकॉन्टिन्यूटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पे एक लेयर ख़त्म होती है और दूसरी शुरू होती है, इसको डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो देखो, जिस तरह हमने मैंटल को डिवाइड किया था अपर मैंटल और लोअर मैंटल, कोर को डिवाइड किया था आउटर कोर इनर कोर, ऐसे ही क्रस्ट को भी डिवाइड कर लो, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक, या आउटर क्रस्ट या इनर क्रस्ट। तो आउटर और इनर क्रस्ट के बीच में कोनराड, क्रस्ट मैंटल के बीच में मोहो, ठीक है, रेपेटी आउटर मैंटल, और इसके बीच में वो सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बना के, या तो यहीं पे अलग से मैं बना के समझा देता हूँ, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जल्दी से, वो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं डालेंगे। क्रस्ट है, मैंटल है, कोर है। ठीक है, ये मैं डॉटेड से ड्रॉ करता हूँ। ये अपर क्रस्ट मतलब आउटर क्रस्ट लोअर क्रस्ट हो गया, अपर मैंटल लोअर मैंटल और आउटर कोर इनर कोर। ठीक है, तो अब ये जो होगा इसको बोलते हैं कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। कोनराड डिस्कॉन्टिन्यूटी, मोहोज, रेपेटी, ग्यूटेनबर्ग और लेमैन्स डिस्कॉन्टिन्यूटी। अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोनराड किसके बीच में, अपर और आउटर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में। मैंटल किसके बीच में है? ये पूरे क्रस्ट और पूरे मैंटल के बीच में, या फिर लोअर क्रस्ट और अपर मैंटल के बीच में, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन यूजुअली इतना डीप पे, इतना भी डीप नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है क्रस्ट और मैंटल के बीच में कौन सी है। तो क्या बताओगे मोहो?
अपर क्रस्ट और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में कौन सी है? रेपेट्टी। और पूरे मेंटल और पूरे कोर के बीच में कौन है? ग्यूटेनबर्ग। और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में कौन सी है? लेमैन्स डिस्कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो डिस्कॉन्टिन्यूटी भी हमें सारा कुछ समझ में आ गया। अब मैंने आपसे बोला था कि ये जो चीज़ है, ये लिथोस्फीयर प्लेट हैं जो इसके ऊपर ऐसा स्लाइड कर रही हैं। तो ये प्लेट जो है ना, इनको हम मेजर और माइनर प्लेट में डिवाइड करते हैं। मेजर और माइनर यानी कि मुख्य और लघु। ठीक, तो मेजर प्लेट कितनी है ये क्वेश्चन पूछता है। जो 7 मेजर प्लेट हैं और कुछ माइनर प्लेट हैं, कितनी है वो याद नहीं रखना, मेजर प्लेट ध्यान रखना, वो 7 हैं। कौन कौन सी? जो किसी बड़े ओशन या फिर कॉन्टिनेंट के नाम से, जैसे अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट दूसरी, तीसरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। चौथा साउथ अमेरिकन प्लेट, पांचवा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, छठा एज पैसिफिक प्लेट, सातवां एंटार्क्टिक प्लेट। तो 7 मेजर प्लेट हैं। बाकी कोकोस, नास्का, जुआन दे फूका, अरेबियन, फिलीपींस, इंडियन, ये सब कंट्री अभी छोटे छोटे एरिया के नाम पे हैं, तो वो हमारी माइनर प्लेट हो गई। ठीक है, लिथोस्फीयर मैंने आपको बता दिया, थिकनेस उसके 10 से 200 किलोमीटर के बीच में होती है। लिथोस्फीयर की स्थलमंडल हिंदी में बोलते हैं। एस्थिन। और एक चीज़ की प्रिंटेबल PDF कल वाले लेक्चर की नहीं मिली है, और आज वाले की भी, मतलब कल वाले की और आज वाले की ड्यू टू सर्टेन रीजंस मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल ही मिलेगी। ठीक है, 23 को ही मिलेगी वो। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। वो अब मैंने आपको वहाँ पे दिखा दिया था। ठीक है, चलिए, अब ये जो प्लेट है ना, ये आपस में कुछ किसी तरह का मूवमेंट करती हैं। अब ये जो प्लेट है, या तो एक दूसरे से दूर भागेंगी, या तो ये एक दूसरे के पास आएंगी, आओ गले लग जाओ हमारे, और या तो एकदम, है ना एक वो पता नहीं यार, मुझे एकदम दिमाग में तो आ रहा है, लेकिन एक तरह का डांस नहीं, वो बिहार का कोई एक्टर है ऐसे, मतलब एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है, और पता नहीं कुछ ठुमका मटकाते हैं ऊपर नीचे, है ना, तुमने शायद तुम भी इमेजिन कर पा रहे हो। तो वैसा टाइप यहाँ पे होता है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में, जहाँ पे एक दूसरे के एकदम स्लाइडिंग चल रही है। तो डाइवर्जेंट का मतलब है दूर भाग रही है, कॉन्वर्जेंट का मतलब पास आ रही है, ट्रांसफॉर्म का मतलब ना तो दूर ना तो पास, ऐसा स्लाइडिंग आपस में एकदम फिसल रही है, किधर एक उधर। दूर जाती हैं तो नीचे भरा हुआ जो मैग्मा या फिर एस्थेनोस्फीयर है वो बाहर निकल आता है, बाहर निकल के जम जाता है। इसकी वजह से नया क्रस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री को कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। कन्वर्जेंट में क्या होता है, दोनों पास आके लड़ जाएंगी, कौन ऊपर कौन नीचे, तो जो भारी होगा वो नीचे सबडक्ट कर जाएगा, तो यहाँ सबडक्शन जोन क्रिएट हो जाएगा। कभी पूछ ले किस तरह की प्लेट बाउंड्री में सबडक्शन जोन क्रिएट होता है? कन्वर्जेंट में, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्रस्ट जाएगा, एस्थेनोस्फीयर गरम गरम जब छुएगा ना तो पिघल जाएगा, तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म में आप देख पा रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, ना कोई अंदर जा रहा है ना कोई दूर जा रहा है, तो यहाँ पे कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। कंजर्वेटिव मतलब ना तो कंस्ट्रक्टिव ना तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक, क्लियर। तो अभी आते हैं, ये भी टेक्टोनिक प्लेट भी हो गया हमारा। अर्थक्वेक पे आते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? तो अर्थक्वेक इज सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस। लिखा है? नहीं लिखा है? डेफिनेशन लिख देते हैं। अर्थक्वेक इज सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस किसका स्ट्रेस? जैसे तुम लोग स्ट्रेस में आ जाते हो तो एकदम सडन रिलीज करते हो अलग अलग तरीक़ों से। चलो लोगों के स्ट्रेस रिलीज अगर हम ध्यान से देखें तो अर्थक्वेक क्या होता है? सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस। तो होता है क्या, जैसे मान लो प्लेट्स हैं, ठीक है, प्लेट्स इतनी स्मूथ नहीं होती जितना यहाँ पे दिखाया गया है, मतलब बहुत ही रफ होती हैं। जैसे ये मान लो प्लेट है तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे रफ मतलब होता है। ठीक है, मान लो ये लॉक हो गई तो ये उधर जाने का मन करे, इधर जाने का, तो एकदम यहाँ पे स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस जब मान लो एकदम से ये जो खांचे वो हटेंगे तो एक तरह से क्या हुआ, स्ट्रेस रिलीज़ हुआ। और किस फॉर्म में रिलीज़ होता है? वो वेव्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है। अब वेव्स के फॉर्म में रिलीज़ होता है। वेव्स दो तरह की होती हैं, एक बॉडी वेव और सरफेस वेव। एक्चुअल में वो एक ही तरह की होती है, बॉडी वेव। लेकिन जब बॉडी वेव जब यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ पे सडन मान लो कि यहाँ पे रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ बीनीथ दी अर्थ, तो ये जब चलना स्टार्ट करती हैं तो रॉक से मीट करती हैं। ठीक है, ये इससे मीट करती हैं रॉक से, इसे चट्टान से। और जब चट्टान से मीट करती हैं तो यही बॉडी वेव सरफेस वेव्स बन जाती हैं। यही बॉडी वेव सरफेस वेव बन जाती है। तो बॉडी वेव्स भी फर्दर दो टाइप की होती हैं, पी और एस। पी सबसे जल्दी एकदम चप्पल हाथ में लेके हम फर्स्ट करती हैं, यानी कि सबसे पहले सीस्मोग्राफ में रिकॉर्ड हो जाती हैं। सीस्मोग्राफ क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वेव्स, जो अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड कर लेता है। तो पी वेव्स क्योंकि सबसे फास्टेस्ट है, सबसे जल्दी रिकॉर्ड होंगी, सबसे पहले रिकॉर्ड होंगी। ये लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, अनुदैर्ध्य होती है, यानी कि इनका जो मीडियम है वो वाइब्रेट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है। एस वेव जो होती हैं ये ट्रांसफ़र वेव होती है, यानी कि इनका जो मीडियम का जो वाइब्रेशन है वो
वेव के जो मूवमेंट है उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग परपेंडिकुलरली है। कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड मीडियम की खासियत होती है पी वेव की, तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है, देन लिक्विड, देन गैस, बट एस वेव सिर्फ सॉलिड मीडियम में ट्रैवल कर सकती हैं। इसीलिए एस वेव का जो शैडो जोन है, अगर कभी पूछ ले, छाया क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट ध्यान में रखिएगा फिर भी अगर कभी पूछ ले, शैडो जोन जो है ज़्यादा होता है, रफली 40% ऑफ अर्थ का सरफेस ये ऑक्यूपाई करके रखता है। जब ये रॉक से मिल जाती हैं तो सरफेस वेव्स बन जाती हैं, इनको लव वेव्स, एल वेव्स या फिर रैले वेव्स के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो है यही करती हैं। जहाँ एनर्जी रिलीज होती है अर्थक्वेक की, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर या फोकस। एंड जहाँ पे ये सबसे पहले वेव मीट करेगी एकदम ऊपर, क्योंकि एकदम ऊपर वाला ही पॉइंट तो सबसे शॉर्टेस्ट होगा इसके लिए, चाहे कोई भी केस हो। मान लो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई तो चारों दिशाओं में ट्रैवल करेगी ऊपर नीचे, जो नीचे चले गए वो तो क्या ही करेंगे, अब जो ऊपर है वो खतरे वाली हैं क्योंकि वही डिस्ट्रक्शन ऊपर अर्थ में करेंगी। तो जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा वो जस्ट इसके ऊपर होगा, उसको ही बोलते हैं एपीसेंटर। हाइपोसेंटर के जस्ट ऊपर पॉइंट, डिस्टेंस नियरेस्ट टू एपीसेंटर। और यहीं पे जितना ज़्यादा पास में होगी कोई जगह एपीसेंटर के, वहाँ भूकंप की वजह से डिस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा होगा, है ना। आपने सुना होगा कि भूकंप का एपीसेंटर यहाँ पे देखा गया, भूकंप का एपीसेंटर मतलब इतनी तीव्रता का भूकंप आया और भूकंप का एपीसेंटर यहाँ पे था, मतलब कि सबसे पहले ओरिजिनेट, सबसे पहले वेव्स कहाँ पे आके मीट करें, जो जगह जितनी एपीसेंटर के पास होगी उतना ही भयंकर डिस्ट्रक्शन होगा। क्लियर है। इनको हम मापने के लिए दो स्केल्स का यूज़ करते हैं जो यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं, मैं लिख देता हूँ। तो वो कौन कौन सी हैं, एक तो रिक्टर स्केल है और दूसरी मर्कैली स्केल है। रिक्टर से हम मैग्नीट्यूड को मापते हैं, ठीक है, एंड मर्कैली से हम इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मापते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। रिक्टर स्केल का कोई लिमिट नहीं होता है, 0 to 10 पढ़ाया जाता है, लेकिन इट इज़ लिमिटलेस स्केल, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मर्कैली की होती है 1 to 12, ठीक है। यहाँ पे चीज़ होती है ख़त्म, और अभी बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, ठीक। हमारा अगला पार्ट है दैट इज़ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस, ठीक है, महासागर और जो हमारे क्या बोलेंगे कॉन्टिनेंट को, क्या बोलेंगे भाई, हाँ द्वीप बोलेंगे इसको, ठीक है। अभी आते हैं रॉक्स पे। तो एक्चुअल में था क्या, जो वोल्केनो था, तो वोल्केनो से जब ये मैग्मा बाहर निकलता है, जब अंदर होता है तो मैग्मा होता है, बाहर निकलता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो लावा क्या होगा, बाहर आके वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। एक सेकेंड, वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो डिफरेंट तरह के होते हैं, सिंडर वोल्केनो, कंपोजिट, शील्ड और कैल्डेरा। जैसे कंपोजिट होता है बहुत ही विस्कस, यानी बहुत ही गाढ़ा लावा निकलता है, शील्ड से उतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं निकलता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हवाई वोल्केनो, जो यूएसए में, हवाई आइलैंड जो यूएसए का पार्ट है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हवाई वोल्केनो। तो ये शील्ड वोल्केनो का एग्जाम्पल है जहाँ पे कम गाढ़ा वोल्केनो निकलता है। कैल्डेरा की अगर बात करें तो मोस्ट एक्सप्लोजिव होता है और खुद पे ही कोलैप्स कर जाता है। कैल्डेरा बहुत एक्सप्लोजिव होता है, जब इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि खुद पे ही कोलैप्स कर जाता है। तो जब ये बाहर निकलता है लावा, तो वो लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है। उसके जमने की वजह से रॉक का फॉर्मेशन होता है। स्टडी ऑफ रॉक को पेट्रोलॉजी बोलते हैं पहली बात। और ये रॉक 3 तरह की बन जाती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। प्राथमिक चट्टान, और इसको आग्नेय चट्टान, प्राथमिक या फिर आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इसको अवसादी चट्टान, और इसको रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं। इग्नियस रॉक की अगर हम बात करें तो ये फॉर्म, अब ये किस तरह से रॉक बनती है ध्यान से समझिएगा। तो इग्नियस रॉक जो सबसे पहले बनती है जब लावा या फिर मैग्मा, कुछ भी बोलो, ठीक है, अंदर है तो मैग्मा, बाहर तो लावा, तो वो जब सॉलिडिफाई होगा तो इग्नियस रॉक। इसीलिए इसको हम प्राइमरी रॉक के नाम से जानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो रॉक बनती है वो यही बनती है। इसके बाद सेडिमेंट्री भी बन सकती है, यहाँ से मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, लेकिन सबसे पहले तो सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस ही बनेगी, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से। 2 तरह की होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वाले को ही प्लूटोनिक रॉक भी बोल देते हैं। जो रॉक अंदर ही अंदर सॉलिडिफाई हो गई, अंदर ही जम गई, तो उसको हम इंट्रूसिव बोलते हैं, और जो बाहर आए के उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं, ठीक। अब सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, यही रॉक मान लो कि खूब जोर की हवा चले, पानी वानी मतलब पानी आए, रॉक को तोड़ दे। अब रॉक जो है वो कई वजह से टूट सकती है, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, ठीक है। उसमें बायोलॉजिकल एजेंट भी काम कर सकते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट भी काम कर सकते हैं, और ए बायोटिक कंपोनेंट दैट इज नॉन लिविंग कंपोनेंट भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो रिवर है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, उसने उसमें काम किया, रॉक पे चट्टान को तोड़ दिया, और तोड़ने की वजह से उसको कहीं पे कैरी किया, तो उसके जो अवसाद हैं, जो सेडिमेंट है, वो एक जगह इकट्ठा होकर क्या हो जाए, उनका लिथीफैक्शन हो जाए। लिथीफैक्शन का मतलब होता है कि वो उनका कॉम्पैक्शन हो जाए, आपस में जुड़ जाए।
तो क्या बन जाएगी, सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी। तो सबसे पहली बात, लिथेफिकेशन टर्म किस रॉक से एसोसिएटेड है, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान से। सेडिमेंट्स आर ब्रोकन, ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड, दे एग्जिस्ट इन लेयर। अब जब ये इस तरह से सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे तो लेयर्स में डिपॉजिट होंगे एक के ऊपर एक, तो ये रॉक आपको लेयर्स यानी स्टेटा के फॉर्म में देखने को मिलेगी, एस से स्टेटा, एस से सेडिमेंट्री रॉक। तो इसीलिए बीच में आपको इनके बीच बीच में फॉसिल भी देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म जो होते हैं, जीवाश्म होते हैं, तो वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लो कि कोई छोटा बहुत ही सूक्ष्म जीव देखने को मिल गया, तो फॉसिल्स, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या बोलते हैं, स्टडी यानी कि जीवाश्म के अध्ययन को बोलते हैं पिलियंटोलॉजी। जो हमारा कोयला है, पेट्रोल है, वो सब फॉसिल से ही बनता है। इनके डिपोजिशन बहुत साल जब डिपॉजिट रहता है फॉसिल, बहुत ही डीप अंदर प्रेशर, जब हाई प्रेशर टेम्परेचर पड़ता है, तो वो फॉसिल जो है वही उसी हम के जो कोल वगैरह में तब्दील हो जाता है। ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक के 3 टाइप होते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड और केमिकली फॉर्म्ड। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि मैकेनिकल वाला कौन सा है, ऑर्गेनिक वाला कौन सा और केमिकल वाला कौन सा। वैसे सीडीएस के पेपर में तो इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, लेकिन एसएससी में इस तरह के कोई क्वेश्चन अभी नहीं आए हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल कौन कौन से। जैसे फॉर एग्जाम्पल इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल की बात करें तो गब्रो, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड प्यूमाइस, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने इग्नियस रॉक के, प्राथमिक चट्टान के, आग्नेय चट्टान के। सेडिमेंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन ध्यान रखना है, सैंडस्टोन ध्यान रखना है, शेल याद रखना है, कोल याद रखना है और हेलाइट याद रखना है। ये सेडिमेंट्री रॉक के टाइप्स हैं। ठीक है। अभी देखते हैं मेटामॉर्फिक, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित मतलब इनका रूप बदल गया है। ठीक है। अब देखो इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा पीवीटी चेंजेस कर दें, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस कर दें, बहुत भयंकर प्रेशर और टेम्परेचर इस तरह से अप्लाई कर दें, तो इसका रूप बदल जाएगा, ये रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी, रीऑर्गेनाइज हो जाएगी और ये बन जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक। यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक अगर हम बहुत ज़्यादा पीवीटी चेंजेस कर दें तो वो कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान बन जाएगी। 2 तरह की ये भी होती है, थर्मल, डायनेमिक। थर्मल होती है फॉर्म बाई सडन टेम्परेचर चेंज हो गया, डायनेमिक का मतलब विदाउट एनी केमिकल चेंज। ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं। हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स, मार्बल, ग्नीस, शिस्ट, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान रखने। जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं आपको, गब्रो, ग्रैंड, बसाल्ट, प्यूमाइस, उसके इग्नियस के, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कोल और शेल सेडिमेंट्री के, और मार्बल, ग्लाइस और चिस्ट। आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस इतने एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ठीक। रॉक साइकिल क्या होती है, तो रॉक साइकिल होती है कि एक रॉक से दूसरी रॉक बन जाती है। इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्नियस, इग्नियस से मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक से इग्नियस। कोई भी रॉक आप बनाना चाहें, आपको लगेगा सर इससे तो बन सकती हैं, लेकिन इनसे ये कैसे बन सकती है, इग्नियस वाली? बिल्कुल बन सकती है। कैसे बन सकती है? तो होगा क्या, जैसे मान लो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है, अभी हमने देखा था प्लेट एक दूसरे के करीब आ रही थी, तो उस केस में एक जो भारी होती डेंसर, वो स्लाइड कर जाती एक दूसरे के अंदर, मतलब नीचे, और जब वो नीचे जाती तो एस्थेनोस्फीयर मिलता है, गरम बहुत गर्म होता है, वो कायदे का गर्म होता है, तो पिघल जाती है उसमें। तो मान लो ये मेटामॉर्फिक है या फिर सेडिमेंट्री है, अंदर गया, ठीक है, उसमें मान लो कोलिजन हुआ प्लेट का और वो सबसाइड कर गई, सेपरेशन जोन की, तो वो पिघल गया। तो अब पिघल के फिर से निकलेगा बाहर जब ये, तो क्या बन जाएगा, इग्नियस। तो एक तरह से मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री से इग्नियस बन गया। और इग्नियस से मेटामॉर्फिक या फिर सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक कैसे बनता है, पीवीटी चेंजेस अभी पढ़ा। ठीक है। और इग्नियस से सेडिमेंट्री भी बना चुके हैं। सिंपल। मेटामॉर्फिक है, मेटामॉर्फिक के अगर मान लो मेटामॉर्फिक पे आपके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट ने काम किया और उसके अवसाद डिपॉजिट कर दिए, तो उस इससे ये भी बन जाएगी सेडिमेंट्री। तो मतलब एक दूसरे में चेंज हो सकती है, इसी को रॉक साइकिल के नाम से जानते हैं हम लोग। ये भी पार्ट खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी गई थी एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में। इनके अनुसार कॉन्टिनेंट हमारे कुछ इस तरह से क्रिएट हुए थे कि पूरा लैंड मास एक साथ था और पूरा पानी एक साथ था। जो लैंड मास था, भूमंडल था, उसको पैंजिया बोलते थे, पैंजिया नाम दिया उन्होंने, और पूरे पानी को नाम दिया पैंथालासा। ठीक है। पूरे पानी को क्या नाम दिया, पैंथालासा। अब ये पैंजिया क्या हुआ, ब्रेक होना स्टार्ट हुआ, और जब ब्रेक होना स्टार्ट हुआ उसके बाद ये ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, आपस में दूर भागना स्टार्ट किया, और अभी इस तरह से ड्रिफ्ट हुआ 100 मिलियन, 225 मिलियन, 150 मिलियन, 100 मिलियन। हमें पता है कि अर्थ हमारी कितनी पुरानी है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो है, और हमने सारे जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है उससे हमने पता चला है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था इस चीज़ को।
और आज जो है हम अर्थ को इस फॉर्म में देखते हैं। अब अर्थ में मिलियंस ईयर्स में, मिलियंस लाखों साल में जो छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, ठीक है, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं छोटे चेंज होने में, तो हम एक जनरेशन में तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते इन चेंजेस को। जैसे अफ्रीका में एक ग्रेट रिफ्ट वैली है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे मैप पे, ठीक है, वर्ल्ड मैप, तो ये माना जाता है कि कुछ आज से मिलियन सालों बाद ये पूरी तरह से अलग हो चुका होगा यहाँ से। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ें उठती हैं। सबसे पहली बात, एल्फ्रेड वेगनर बैठ के देख रहे थे क्या कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो रहे हैं? नहीं देख रहे थे, तो फिर उन्हें कैसे पता चला? जिग्सॉ फिट हो रहा है ये, अगर इसको हम नॉर्थ अमेरिका को यहाँ अफ्रीका में लाएंगे तो देख सकते हैं ये एकदम फिट होगा, ये चीज़ एकदम यहाँ पे जाके फिट हो जाएगी। तो जिग्सॉ फिट हो गया। यहाँ जो जीवाश्म मिले, यहाँ जो जीवाश्म मिले वो सेम थे, उनका एज सेम था। जो रॉक यहाँ मिली, जो यहाँ रॉक मिली, उनका एज सेम था। यहाँ पे जो गोल्ड की वेंस मिली, वही गोल्ड की वेंस यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे ख़त्म हुई, यहाँ पे शुरू हुई। इस तरह से इन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया, किस तरह से ये एक जैसे मतलब पहले एक साथ जुड़े थे और धीरे धीरे ड्रिफ्ट किए। इस थ्योरी पे बिलीव किया जाता है। लेकिन फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया ड्रिफ्ट कैसे किए, पहिए लगे थे क्या नीचे? तो बोले नहीं, पहिए नहीं भाई, टाइडल फोर्स और पोलर फ्लिंग फोर्स की वजह से ये मूव किए हैं। लोगों ने बोला बात जच नहीं है वेरी वेगनर तुम्हारी, कुछ ना कुछ तो तुम छिपा रहे हो, ठीक है। तो फिर बाद में एक कन्वेक्शन सेल थ्योरी दी आर्थर होम्स ने। ये किसने थ्योरी दी? आर्थर होम्स ने। उन्होंने बताया कि भाई जो नीचे जो मैंटल है ना, मैंटल के नीचे हमने अभी पढ़ा था एस्थेनोस्फीयर है, वो एस्थेनोस्फीयर में कन्वेक्शन सेल्स डेवलप हो रही हैं, ठीक है। वो वॉर में बहुत गर्म है, तो गर्म होने की वजह से उसमें ऐसे कन्वेक्शन सेल्स डेवलप हो रही हैं, जिसकी वजह से मूव कर रहा है। जैसे नहीं गर्म हवा इस तरह से पूरा कमरे में मूव करती है, तो वैसे ही वो पूरे कमरे में चारों तरफ से मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से कॉन्टेंट मूव करते हैं, और आज भी मूव कर रही हैं जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है। एविडेंसेस मैंने बता दिए, जिग्सॉ फिट, फॉसिल डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट, वही जो गोल्ड की वेंस वगैरह हैं। इज दैट क्लियर यहाँ तक, किस तरह से कॉन्टेंट वगैरह ड्रिफ्ट किए? अब हम आएंगे ओशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ओशंस में जो थ्योरी दी थी वो हैरी ओ हेस ने दी थी। यहाँ पे लिखा है कि नहीं, ये लिखा हुआ है, हैरी हेस गेव सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी 1962। हैरी हेस जी ने बोला कि ओशन के अंदर तो इतना डाइवर्स रिलीफ फीचर है जितना आपको कॉन्टिनेंट के ऊपर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1962 में ये आया। वेगनर जी ने, अल्फ्रेड वेगनर जी ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1912 में दी थी, और 50 साल बाद ये थ्योरी हमें पता चली जब साइंटिस्ट ने सी एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट किया। तो ये माना जाता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज करती है, इसकी वजह से प्लेट दूर दूर जा रही है और यहाँ से आपका मैग्मा निकल रहा है, ये सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से अंदर से मैग्मा निकल रहा है जो कि इसको और प्लेट्स को इधर उधर पुश कर रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे जो रॉक की एज और यहाँ पे रॉक की एज है वो सेम निकल के आती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब अंदर से निकली होगी तो कुछ यहाँ डिपॉजिट हुई होगी, कुछ यहाँ पे डिपॉजिट हुई होगी, और जैसे जैसे हम दूर मूव करते हैं रॉक की एज भी बढ़ती है, ये ऑब्वियस रीज़न है, ठीक है। चलो, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज, यानी अटलांटिक ओशन के बीच में आपको एकदम रिज देखने को मिलेगी, वो जो कि पूरे हमारे अर्थ का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंडीज़ माउंटेन रेंज से भी कई गुना, एंडीज़ माउंटेन रेंज आपको पता होगा हमारे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, उससे तो कहीं गुना लंबी है ये, ठीक, ये चीज़ क्लियर। अच्छा, जो भी हमारे ओशियन के रिलीफ हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं? जैसे कॉन्टिनेंट ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जैसे समुद्र है यहाँ पे, तो ये समुद्र यहाँ से शुरू हुआ, बीच है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, ये कॉन्टिनेंटल राइज होता है, और ये एबिसल प्लेन होता है। तो 4 भागों में हम अपने ओशियन रिलीफ फीचर्स को बांटते हैं। यहीं से पेट्रोलियम वगैरह एक्सट्रैक्ट होता है, क्योंकि यहीं पे नदियाँ वगैरह आके जो भी अवसाद हैं, फॉसिल्स वगैरह हैं, उसको यहीं पे डिपॉजिट करती हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप ढलान, कॉन्टिनेंटल राइज है यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्टिनेंटल राइज, और ये है एबिसल प्लेन्स। तो 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का बहुत ही लेस ग्रेडियंट होता है, लेस देन 1 डिग्री का इसका स्लोप या फिर ग्रेडियंट होता है। यहाँ पे हमें बहुत डिस्टिंक्ट रिलीफ फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पे माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। अब क्योंकि यहाँ वेव्स चलेंगी तो ये सी माउंट का जो टॉप है वो इरोड हो जाएगा, तो ये टॉप इस तरह से फ्लैट हो जाएगा, तो इसी को ग्योट बोल देते हैं, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। ख़त्म बात। कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं और ओशियंस की बात करते हैं। तो कॉन्टिनेंट हमारे अगर बात करें एरिया वाइज, तो आपको ये चीज़ तो पता होगी, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। 7 हमारे कॉन्टिनेंट है और ये एरिया वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सिमिलरली ये पॉपुलेशन वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इनको आपको देख लेना। एशिया अफ्रीका दोनों ही टॉप में है। और अफ्रीका को हम कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं। फिर अगर हम ओशन के ऑर्डर की बात करें तो हमारे 5 ओशंस हैं, महासागर हैं। उसको हम पैसा से याद करते हैं, PAISA। पी से पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से इंडियन ओशन, एस से सदर्न ओशन और ए से आर्कटिक। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा पैसिफिक है, देन अटलांटिक, देन इंडियन, देन सदर्न, देन आर्कटिक। अटलांटिक ओशन एस शेप का, अगर आप इसको ढंग से देखेंगे कुछ इस शेप का दिखता है। अटलांटिक सी में को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं अपने पढ़ने के लिए, नॉर्थ अटलांटिक और साउथ। नॉर्थ अटलांटिक में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आइए एक सेकेंड, ये आप देख पा रहे हो नॉर्थ अटलांटिक ये पार्ट है। यहाँ पे यूरोप दिख रहा है, यहाँ पे साइड में नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे है आपका नॉर्थ अटलांटिक और यहाँ पे आपको एक तरह की घास देखने को मिलती है। इसको सरगैसम ग्रास बोलते हैं, जो एक तरह का ब्राउन एल्गे है, भूरा शैवाल है। अच्छा, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि हम इसको किस नाम से जानते हैं, जरा बताइए। जो ब्राउन एल्गे होता है कौन सा, जैसे ग्रीन एल्गे को क्लोरोफाइके, रेड एल्गे को रोडोफाइके बोलते हैं, ऐसे ब्राउन एल्गे को क्या बोलते हैं? ब्राउन एल्गे की एग्जाम्पल हमने और भी पढ़े थे, जैसे लेमनेरिया है ना, और इनको हम खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेमनेरिया हो गया, सरगैसम ग्रास हो गई, केल्प हो गए, ये भी हमारा ब्राउन एल्गे है। तो सरगैसो सी नाम पड़ जाता है उस सी का ड्यू टू सरगैसम ग्रास जो वहाँ पे देखने को मिलती है उस वजह से। अब आते हैं अपने द फाइनल कंपोनेंट में, कोरल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। कोरल क्या होते हैं? तो कोरल भी आपके सी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्र में देखने को मिलते हैं। इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी के नाम से जाना जाता है। रीज़न क्या है? कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं और बहुत ज़्यादा इनके यूजेस भी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी बहुत ब्लीचिंग हो रही है। ब्लीचिंग क्या हो रहा है? कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज हो रहा है, ना सिर्फ हमारे एटमॉस्फेयर का बल्कि जो समुद्र का पानी है, सी वाटर का, उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो रहा है, जिसकी वजह से इन कोरल्स को बहुत हार्म पहुंच रहा है। अभी रिसेंट की न्यूज़ है कुछ दिन पहले की कि लक्षद्वीप में इंटेंस कोरल ब्लीचिंग देखने को मिली है। मतलब अभी रिसेंट की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि लक्षद्वीप में बहुत ही इंटेंस कोरल ब्लीचिंग देखने को मिली है। तो व्हेन वाटर इज टू वार्म कोरल्स विल एक्सपेल द एल्गे। अब कोरल क्या होते हैं? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में गेस करते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब तुम हमें कुछ दो, हम तुम्हें कुछ देंगे। ठीक है, तो जैसे कोरल क्या होते हैं? कोरल जूज़ैंथेले एल्गे को सपोर्ट, वाटर, मिनरल और इनको एक छत प्रोवाइड करते हैं। जूज़ैंथेले एल्गे क्या करते हैं? ये इनको खाना प्रोवाइड करते हैं। ये क्योंकि एल्गे हैं एक तरह के, तो ये क्या करेंगे? सनलाइट को एब्जॉर्व करेंगे, ऑटोट्रॉफ की तरह बिहेव करेंगे और इनको खाना प्रोवाइड करेंगे। तो दोनों एकदम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बोलेंगे भाई बाहर निकलो, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम तुम्हारे साथ कर नहीं पाएंगे अभी, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं बना पाएंगे, तो भाई यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये हमारे कोरल्स ख़राब हो जाएंगे। कोरल्स बहुत जगहों में यूज़ होते हैं सर। कोरल्स की अगर हम बात करें तो ये जैसे जो सी वेव्स वगैरह होती हैं, जैसे मान लो सुनामी हो गई या फिर साइक्लोन हो गया, उससे भी प्रिवेंट करती हैं कोरल ब्लीचिंग। ठीक है, चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये कॉलोनी में हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। जूज़ैंथेले एल्गे मतलब ये कि कलरफुल आपको डिग्नोफ्लेगलेट्स इसमें देखने को मिलते हैं, बहुत कलरफुल रूप में। इनके लिए फेवरेबल कंडीशंस की अगर बात करें तो इनको सलाइन वाटर चाहिए, यानी कि थोड़ा सा एकदम फ्रेश वाटर होगा तभी। अगर आप देखें जहाँ पर रिवर्स अपना वाटर ड्रेन करती हैं कोस्ट में, तो ये आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सनलाइट चाहिए, यानी कि इनको एकदम क्लियर वाटर चाहिए सो दैट सनलाइट आ सके। मडी वाटर होगा, सनलाइट नहीं आ पाएगी, इनके अंदर जो जूज़ैंथेले एल्गे हैं वो खाना कहाँ से बनाएंगे फिर, है ना। टेम्परेचर वही नॉर्मल 30 to 35 डिग्री सेल्सियस, और ये डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बैरियर रीफ। तो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया में, ये सबसे आपका फेमस कोरल्स का हम बोल सकते हैं कॉलोनी है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर आज का ख़त्म होता है, जिसमें कि हमने 2 चीज़ें पढ़ी। रॉक वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इससे खूब क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप एकदम मत भूलिएगा। और यहाँ पे तो क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी मत भूलिएगा। ठीक है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। ये माइंड मैप आपको डाउनलोड करने हैं तो परमार SSC का टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ अपना फीडबैक भी शेयर कर दिया करें, तो थोड़ा सा है ना मन के भावनाओं को व्यक्त कर दिया करें, क्योंकि बाकी तो और कोई है ही नहीं, आप ही लोग को कमेंट पढ़ के जीवन कट रहा है ना। तो कमेंट कर दिया करो, मतलब जैसा भी लगे, लेकिन कुछ तो कर ही दिया करो। थैंक यू भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।